अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम जिससे मुतल्लिक खबरें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद से ही फैलना शुरू हो गई थीं, अब यूं लग रहा है कि इसका हतमी फैसला भी हो चुका है और हुकूमत आइंदा चंद दिनों में इसको पार्लियामेंट में टेबल करने जा रही है। अब 27वीं तरमीम में क्या होगा, इसके खदोखाल क्या होंगे, इस हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्वीट देखें तो उन्होंने जो तफसीलात शेयर की, इसमें आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजेस के तबादलों के इख्तियारात, NFC अवार्ड के कानून में तब्दीलियाँ, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के शोबों की वफाकी हुकूमत को वापसी और आर्टिकल 243 जो हमारी फोर्सेस की कमांड के हवाले से अहम शिक है, इसमें तब्दीलियों से मुतल्लिक बताया गया है। अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के मुताबिक इनकी पार्टी इस तरमीम पर हुकूमत को सपोर्ट करने या ना करने का फैसला 6 नवंबर को तलब किए जाने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में करेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह सरप्राइजिंग होगा अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत को इस तरमीम पर सपोर्ट ना करे। कुछ तरमीम जिनके मुतल्लिक समझा जा रहा था कि वो 18वीं तरमीम को रिवर्स करती हैं और इन पर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत को टफ टाइम देगी। मिसाल के तौर पर NFC, तालीम और आबादी के हवाले से जो शिकें हैं, बिलावल भुट्टो का खुद इन तरमीम की तफसीलात शेयर करने का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि इस पर पहले ही कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। बहरहाल इस तरमीम के हवाले से आइंदा चंद दिन बहुत अहम होंगे। नंबर गेम के हवाले से शायद हम हुकूमत की इस तरह की डेस्परेशन नहीं देखेंगे जो 26वीं आइनी तरमीम के वक्त थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें जो बदअतमादी 26वीं आइनी तरमीम में देखने को मिली, 27वीं तरमीम में ये सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए। हुकूमत की सारी स्ट्रगल सिर्फ तरमीम मंजूर करवाना ही नहीं होगा, बल्कि इसको पार्लियामेंट में डिबेट का हिस्सा भी बनाया जाएगा। अब सियासत की दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो इस वक्त PTI के साबिक रहनुमाओं का एक ग्रुप जिसकी सरबराही फवाद चौधरी कर रहे हैं और बाकी रहनुमाओं में इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिब्तैन खान और दीगर अफराद शामिल हैं, वो हुकूमत और मौजूदा PTI रहनुमाओं के दरमियान एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इस ग्रुप के बकौल इनके एक्टिव होने का मकसद बानी PTI की रिहाई की कोशिश करना है, जिसके लिए वो वफाकी वज़रा और मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकातें करेंगे। इनकी इस एक्टिविटी का वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी खैर मकदम किया, लेकिन एक मुलाकात जो इन रहनुमाओं और शाह महमूद कुरैशी की PKLI में हुई, इसने इन मामलात को काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस ग्रुप ने अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए ये मुहिम शुरू की है, जबकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये सारी एक्सरसाइज शायद मामलात को माइनस करना, इमरान खान की तरफ ले जाने का पहला स्टेप है। हम माजी में भी देख चुके हैं कि इस तरह की मुज़ाकरात की कई कोशिशें हो चुकी हैं, जिनमें PTI रहनुमा भी शामिल थे, कुछ बिजनेसमैन और डॉक्टर्स भी शामिल रहे, जिनका एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकल सका और बानी PTI का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त होता गया। बहरहाल सियासत में मुज़ाकरात की अफादियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर एक ऐसा माहौल जिसमें ट्रस्ट फैक्टर ही ना हो, इससे कोई रिज़ल्ट निकलना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोमन ज्वाइन कर रहे हैं और महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। रिसेंटली एक मुलाकात होती है शाह महमूद साहब के साथ, आपके दीगर कॉलीग्स भी आपके साथ मौजूद थे। अब इस पर जो तनकीद हो रही है वो सिर्फ आपकी अपोजिशन की तरफ से नहीं, बल्कि आपके जो एक्स कॉलीग्स हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ की करंट लीडरशिप और उनका सोशल मीडिया, वो डाउट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर आपको बुलाया गया, आपकी मुलाकात भी करवा दी गई और इससे पहले अमेरिका से एक वफ़द आया था डॉक्टर्स का, वो नहीं मिल पाए लेकिन आपने मुलाकात कर ली। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस एक्यूजेशन को आप? मैं कुछ पहली बार शाह साहब से नहीं मिल रहा हूँ, मैं पहले भी 2 मरतबा मिल चुका हूँ और मेरे ख्याल से शाह साहब के ऊपर मिलने के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आज मैं बैरिस्टर गौर साहब का और मेरे सलमान राजा साहब और इनका बयान पढ़ रहा था कि हमारी कई मुलाकातें हो चुकी है शाह महमूद साहब से, उन्हीं के बयान आते हैं, आप देख लें सोशल मीडिया पे ये। तो मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल नहीं था और मुलाकात जब अगर हुई है, इसमें इसको कंट्रोवर्शियल बनाना या इसको मैं कहूँगा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को मलाइन करना और उनके ऊपर जो है कीचड़ उछालना, ये बड़ी बदतहजीबी भी है और मैं कहूँगा कि उनके ऊपर डाउट करना, उनको अलग अलग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उनको एक चीज, जो आदमी 2.5 से 3 साल
कैद में रह चुका है, अगर आज भी जो है उसको जो है लोग एक्सेप्ट ना करें, और अगर वो मुझसे मिल लिया या किसी से भी मिल लिया, तो मुझसे तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, पीटीआई के कितने लोग मेरे दफ्तर में आते हैं, मेरे से मुलाकातें होती है और मेरे मरने जीने में हमारा जाना होता है, तो मुलाकात कोई ऐसी अजूबी बात तो नहीं है। महमूद साहब, मुझे ये बताएं कि ऐसा हुआ कि शाह साहब ने आगे से एतराज़ किया कुछ शख्सियात पे जो मिलने के लिए वहाँ पर पहुँची, उनसे ये भी लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं इस पे कि वो भी हैरान हो गए कि इनमें से कुछ लोग कैसे पहुँच गए? नहीं, देखिए, मेरी मुलाकात हुई, कोई एतराज़ नहीं हुआ, और मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठा हूँ शाह साहब के पास, ठीक है, मेरे ख्याल 40-45 मिनट बैठा हूँ, कोई एतराज़ की बात नहीं थी। हम जनरल बात कर रहे थे, पहले हम उनकी तबीयत की बात कर रहे थे कि उनको जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अगर जो है लेज़र से नहीं निकलेगा तो ऑपरेट करना पड़ेगा, उनकी सेहत की बातें हो रही थी। उसके बाद वो बात हो रही थी कि देखें जी, उन्होंने एक खत लिखा था 2-3 माह कबल, जिसमें 5 लोगों ने साइन भी किया था कि जी जो है वायलेंस और इसकी सियासत जो होनी नहीं चाहिए, जो है अब बैठ के, जो कि देखें हर आदमी चाहता है कि देखें इमरान खान साहब भी बाहर आए और इकनॉमी भी सही चले और पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं ना टेंशन कम हो जाए, और इसको प्रेशर जो है जो बिल्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, उसको जरा स्लो डाउन करें। ठीक है, ठीक है, मुशावरत की सियासत के फर्क है जरा सा। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। हुज़ैफा साहब, खान साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाती, सुहेल आफरीदी साहब ने भी काफ़ी देर तक एहतजाज किया इस पे, और पार्टी के बहुत से लोग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि शाह महमूद साहब से जो मुलाकात हुई है पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की, उसमें आपकी तरफ से भी लीनियंस थी? क्योंकि उन्होंने जिस ख़त का जिक्र कर रहे हैं महमूद साहब भी, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि हमें बातचीत से रास्ता निकालना पड़ेगा, और इसके बावजूद खान साहब ने उसको साइडलाइन किया और एहतजाज का रास्ता लेने को चूज़ किया। तो गवर्नमेंट क्या लीनियंट है शाह साहब से मुलाकातें करवाने को लेके? नहीं, गवर्नमेंट लीनियंट नहीं है जी, गवर्नमेंट तो मुकम्मल साथ है इस सारे प्रोसेस के, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑन रिकॉर्ड भी जब जब मुज़ाकरात की बात हुई, आपको याद होगा कि 1.25 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी थी, राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में कमेटी बनी और मुज़ाकरात शुरू हुए। पीएमएलएन तो ऑफिशियली इसको ऑन भी करती है और ये बाकायदा कहती है कि हमारी पॉलिसी है कि सियासी लोगों को सियासी लोगों से बातचीत करनी चाहिए। फिर आपको याद है कि फ्लोर ऑफ द हाउस जब बैरिस्टर गौहर ने बात की, मुज़ाकरात की, तो वज़ीर आज़म साहब ने उसको बाकायदा इनकरेज किया और ऑन किया। लेकिन बाद में बानी तहरीक इंसाफ के पास जब ये लोग जाते हैं तो वहां से ज़हर झाड़ पड़ती है और फिर सियासी लोग जो है वो बातचीत नहीं कर पाते। अब मेरे ख्याल से बानी तहरीक इंसाफ बेशक अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, लेकिन जितने लोग जो जेल में हैं वो एक अरसा होता है, इंसान है, ज़ाहिर है उसके अपने आसाब होते हैं, वो आसाब टूट भी जाते हैं, और वो लोग अब ज़ाहिर है ये समझते हैं कि कोई बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। कम से कम जो हमारे लोग सियासत करना चाहते हैं वो सियासत करें। शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर है इनके सेकंड इन कमान है, उनसे ये लोग मिले हैं। मुमकिन है बानी तहरीक इंसाफ के आशीर्वाद हासिल ना हो, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा किया और जितना हम इन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं हम इन्हें फैसिलिटेट भी करेंगे। और अगर इनको मैंडेट मिल गया बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से या तहरीक इंसाफ की पार्टी की मेजोरिटी की तरफ से, तो हमें तो खुशी होगी कि हम इनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें। नहीं हुज़ैफा साहब देखें ना, एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के आप हक में हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर एक सूबे का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की बात कर रहा हूँ, इख्तियार वली साहब उनको 9 मई में एक मुजरिम करार देने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस उनकी सर्कुलेट कर रहे हैं। मीना खान साहब ने भी कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। तो अगर आप उनकी स्पेस ही कम कर देंगे, असद उमर साहब भी जो बात कर रहे हैं, तो फिर एहतजाज के अलावा, एजिटेशन के अलावा क्या रास्ता है? मुझे अब आप मेहरबानी थोड़ा सा वक्त देंगे। देखिए, पहली बात तो ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू। आप मुझे ये बताएं कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ, जिस दिन सुहेल अफरीदी साहब वजीर आला बन गए, वजीर आज़म ने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने उस फोन कॉल को गलत बयानी कर बताया कि जी मुझे फोन कॉल पे कहा गया कि मैं पूछ के बताता हूँ मुलाकात का। हालांकि ऐसी बात नहीं हुई, मैं कई दफा इसकी वजाहत कर चुका हूँ, टाइम कम है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इसी तरीके से जब कोर कमांडर उनसे मिलने आए तो उन्होंने तासुर दिया कि शायद कोर कमांडर किसी भी सूबे के
पहली दफा किसी वजीर आला को मिलने आए हैं। हालांकि सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें मौजूद हैं कि वजीर आला पंजाब जब शहबाज शरीफ थे तब आते रहे, वजीर आला सिंध के पास आते रहे। इसके बाद DGI-SPR के बारे में जो कलमात उन्होंने इस्तेमाल किए, मुझे आप ये बताएं कि अगर मरकजी हुकूमत के पास ये मुकम्मल अथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि इन्होंने कैबिनेट की मुशावरत नहीं करनी, कैबिनेट का तो नाम की जो लिस्ट बानी तहरीक इंसाफ ने भिजवानी थी वो भिजवा दी, असल में इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात को कैश कराकर तासुर देना है कि बानी तहरीक इंसाफ का ये हाल है अंदर, और वो मुझे ये कह रहे हैं कि दोबारा आप इस्लामाबाद और मरकज पर चढ़ाई करें। मुझे आप ये बताइए सूरत हाल में हम मुलाकात भी कैसे फैसिलिटेट करेंगे? आज महमूद मौलवी साहब ये गारंटी उठा लें कि वजीर आला KPK ने मिलना है और कोई सियासी राह निकालनी है, कोई सियासी रास्ता निकालना है, या अपने सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए कोई इकदाम करने हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि शाम 8 बजे से पहले हम उनकी मुलाकात के लिए पूरे इंतजाम करने के लिए पूरी एफर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये पता हो कि आपने मरो और मार दो की पॉलिसी करनी है, सड़कों पर आकर एहतजाज करना है, दोबारा आपने 26 नवंबर की याद ताजा करनी है कि तब लाशें नहीं मिली थी, अब लाशें चाहिए मुझे, इसके बाद मुझे आप ये बताएं कौन सी समझदार हुकूमत होगी वो अपनी सूबाई जो हुकूमत है अपनी पार्टी की उसको कहे कि नहीं जी आप इनकी मुलाकात रखवा दें। बात यह है कि महमूद मौलवी टाइप भी सियासी लोग हैं, फवाद चौधरी सियासी लोग हैं, शाह महमूद सियासी आदमी है, इजाज चौधरी सियासी लोग हैं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ कभी भी सियासी लोगों की बात नहीं समझते ना लेते। वो हमेशा ऐसे बंदे को प्रेफर करते हैं कि जो कि रियासत पर हमलावर हो और रियासत के साथ वो सलूक करे कि जिसके बाद उनका जो है जो नैरेटिव है वो ऊपर आए। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते कि मुज़ाकरात से रास्ता निकल आए। ठीक है हुमायूं साहब, आपने ये हुज़ैफा साहब का आर्गुमेंट भी सुना। दूसरी चीज़ ये बताइए कि सोशल मीडिया विदाउट अ डाउट ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसी ने पार्टी के नैरेटिव को इतना डिसेमिनेट, इतना फैलाया, इतना एम्पलीफाई किया है। लेकिन ये अगर किसी को बख्शेगा ही नहीं, फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी ये एफर्ट कर रहा है कि कोई रास्ता निकल आए, उसको ये कह देना कि ये सब ज़मीर बिक गए या फिर इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इससे किसको नुकसान हो रहा है? अगर तो आपने एजिटेशन करनी थी, गंडापुर साहब को लगाया, वो खान साहब को नहीं निकलवा सके बाहर, तो कोलिजन करने से भी आप रिजल्ट नहीं ले पा रहे, और जो मफामत करना चाह रहे हैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इसको इस तरह डिवाइड करते हैं। एक जो हुज़ैफा साहब ने बात की है, देखिए अगर हम लोगों ने एक रियलिटी को नहीं मानना और जो मर्जी बोलना है, सच है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, उसको लेकर चलना है तो आपकी मर्जी है। दुनिया जब हम कहते हैं कि इमरान खान पॉलिटिकल नहीं है, मुझे एक बात बताए वो ऐसी कौन सी चीज़ है इमरान खान की कि जिसको अवाम ने एंडोर्स नहीं किया? पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है अवाम की इंडोर्समेंट। इमरान खान ने जिन जिन का नाम लिया है, अवाम ने उसको एंडोर्स किया है। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, हर एक आदमी को वोट दिया बगैर जाने हुए कि ये कौन है, किसके नाम पे? इमरान खान के नाम पे। आज इमरान खान का टॉपिक आप पाकिस्तान से हटा दे, मैं देखता हूं कौन टीवी देखता है, कौन वीलॉग्स देखता है, कौन क्या करता है। आप लोगों ने जब मेन स्ट्रीमलाइन टेलीविजन पे इमरान खान का नाम लेना बंद कर दिया, उसके बारे में बात बंद करनी शुरू कर दी है। मेन स्ट्रीमलाइन टेलीविजन देखता कौन है? अच्छा, तो सारा का सारा जो नैरेटिव है, सारी की सारी बातें तो इमरान खान की होती खान साहब को उससे फायदा क्या हुआ पिछले 2 साल में? सवाल तो ये है पिछले 2 साल में बात फायदा नुकसान की नहीं है, बात है आप अपने मौक़िफ़ पे कितना कायम है। क्या आप अपना जो आपका मौक़िफ़ होता है उससे भागते हैं या उस पर खड़े होते हैं? क्या आप जेल में जाने से डरते हैं और मुल्क से बाहर भागने के लिए पर तोड़ते हैं, या आप जेल में रहना पसंद करते हैं? किसके लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अवाम के लिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान ने कुछ करना होता तो वो तो पावर के लिए करना होता, तो वो तो आज पावर में होता। उसने इसी तरह ही कॉम्प्रोमाइज करता, वो इसी तरीके से झूठ बोलता, वो इसी तरीके से बेईमानी करता, तो आज वो प्राइम मिनिस्टर होता। इसी तरीके से सलूटे मारता, तो उससे बेहतर कौन बंदा है जो सलूट मारते हुए शायद अच्छा भी लगे, अच्छा, जिसको इंटरनेशनल मीडिया सुने भी। लेकिन बात होती है उसूल की, तो इस वजह से उसूल है। अब मैं आ जाता हूं दूसरे पॉइंट पे, जो कि महमूद मौलवी साहब अपने बाकी लोग जो इमरान इस्माइल और फवाद साहब ये सारे गए थे। देखिए इन पर्सन मैं समझता हूं इन लोगों ने जो किया अच्छा किया, जरूर जाके मिले, कोई बुराई नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर उसका ये तासुर ये देना चाहते हैं कि या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप के अंदर कोई डिवीजन है, तो हमारे अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है जिसको पब्लिक में नहीं आना चाहिए, जैसे आता है, लेकिन हमारे अंदर डिवीजन नहीं है। और उसको हमने साबित किया है 2 इलेक्शंस में, एक चीफ मिनिस्टर के जिसमें ये सारे के सारे गवर्नमेंट के जितने भी आगे क्या कह सकते हैं, पालतू तो नहीं कहना चाहिए, जो क्या है, जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमारे पास 21 लोग हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ये फलाना 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 है, साला एक वोट नहीं तोड़ सके, एक वोट नहीं तोड़ सके। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने 2018 में वो काम किया था जो आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हर एक को करना चाहिए। वो क्या है? वो ये था कि 20 से 21 बंदों ने केपी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कहने के बावजूद वोट सेनेट में 2018 की सेनेट में इस तरह दिए थे जो उनको नहीं देने चाहिए थे, उनको उसी वक्त निकाल दिया। 3 महीने पहले इलेक्शन से 3 महीने पहले निकाल दिया। सारे के सारे जिनको नॉमिनेट किया था उसका असर क्या हुआ? नंबर 1, अवाम का, केपी के अवाम का इमरान खान पे एक जबरदस्त किस्म का भरोसा आया। पहले से पहली बार केपी की हिस्ट्री में दूसरी बार एक पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने इलेक्ट किया और वो 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा हुमायूं साहब, मुझे शॉर्टली एक बात का जवाब दें, मुझे शॉर्टली जवाब दें। ये जो आप पे एक्यूजेशन लगता है कि करंट लीडरशिप इनसिक्योर हो जाती है जैसे ही कोई पीटीआई का साबिक बड़ा नाम दोबारा से एक्टिव हो जाए, उसकी वजह यह है कि उनको दिखाई देता है कि फिर जो हमारे पास ओहदे हैं वो चले जाएंगे हाथ से। अदरवाइज इस एफर्ट में क्या बुराई है? आप सोशल मीडिया को अपने कंडेम करते हैं जो कि पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं इन लोगों पे जो शाह महमूद साहब से मिलके आए हैं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जो मुझे लगा है शॉर्टली खासतौर पे 2-3 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की प्रेजेंट जो लीडरशिप की तरफ थी जो कि अच्छे नहीं थे, और वो इमरान खान उस तरह के अल्फाज का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जितना मुझे इल्म है। अब उसके बाद दूसरा जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वो लोग शाह महमूद कुरैशी साहब को एक किस्म का उनको बताना चाह रहे थे कि शायद वो भी किसी और के साथ मिले हुए हैं। ये जो चीज थी ना, ये अच्छी नहीं। चलें ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। महमूद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक तो आपने हुमायूं साहब का आर्गूमेंट सुना कि आप ये परसेप्शन डेवलप करना चाह रहे थे कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, एक ब्रेक अवे फैक्शन बन गया पीटीआई में, और दूसरा ये कि मौजूदा क़यादत पीटीआई की ये समझती है कि जो लोग शाह महमूद साहब से मिल कर आए हैं वो कोट एंड कोट ये कह रहे हैं कि ये अपनी रेलेवेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, एंड दे जस्ट वांट टू बी इन द न्यूज़। अच्छा, एक चीज़ का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, हुमायूं साहब ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, देयर इज़ नो डिफरेंस। हमारा कहना यह था कि देखें, बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि या जो कह रहे हैं कि हम तासुब, मैंने तो कई चैनल्स पे ये कहा कि देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इमरान खान साहब एंड शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब नंबर 2 आज से नहीं, जब हम हुकूमत में थे जब भी थे, ठीक है ना। और जो है खान साहब का जो है कद बहुत बड़ा है सियासत में, उनका कोई शाह साहब से मुकाबला नहीं है। मगर कुछ लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं कि जी शाह साहब जो है बिट्रे करना चाहते हैं और शाह साहब जो है अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। इसमें ये टोटली रॉन्ग है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। देखिए, मैं क्लियर कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो इस वक्त प्रेशर है जो पॉलिटिकल पार्टीज में वो कम हो, और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे कोशिश करना हमारा फर्ज है। मेरा कहना यह है कि देखिए, अच्छाई के लिए कर रहे हैं, हमने पार्टी में रहे हैं, तो अगर आदमी कोशिश करता है बेहतरी के लिए तो उसमें यह भी ना समझे, मैं तो अपने लिए तो कहूंगा, मैं फवाद चौधरी कि खुदा ना खास्ता ये भी नहीं है कि देखे जी मुझे वापस पार्टी में आना है, मैं सियासत छोड़ चुका हूं, मैं बड़े सुकून में बैठा हूं। मगर एक चीज फर्ज है कि अगर बेहतरी की तरफ हम आ सकते हैं, अगर हम क्या कह रहे हैं, शाह साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, वो भी यही कह रहे हैं। मेरी चौधरी साहब से भी मुलाकात हुई जेल में, ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने खत लिखा है हम। अच्छा, मेजॉरिटी मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि वो वायलेंस की सियासत को जो है तरजीह नहीं देते हैं,
और ये पीटीआई में जब मैं भी था, आप हुमायूं साहब से भी पूछ लो, पीटीआई वाज द ओनली पार्टी जो वायलेंस से दूर दूर थी। देखिए, वायलेंस की और तशद्दुद की पार्टी दूसरी थी। पीटीआई वाज नेवर अ वायलेंस एंड तशद्दुद की पार्टी जो है मुकाबले दूसरे के। लोगों को सबको पता है महमूद साहब जब हल्फ लिया ना, जब हल्फ लिया था खान साहब ने, तो उन पर और आरिफ अलवी साहब दोनों पर एटीसी में मुकदमात थे पीटीवी हमला केस में। देखिए मुकदमात तो देखिए मैं आपको बताऊं हर एक के ऊपर लगते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पे भी मुकदमात बनते रहे, आसिफ जरदारी साहब पे भी मुकदमात बनते रहे। देखिए नहीं, वो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अच्छा महमूद साहब, मुझे एक बात क्लैरिफाई कर दें, मुझे एक बात क्लैरिफाई कर दें, जो एक्यूजेशन लग भी रही है ना, वो क्लैरिफाई कर दें। इस शाह महमूद कुरैशी एक्सेप्टेबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट राइट नाउ? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एक्सेप्टेबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। उसकी वजह ये है कि देखिए, मैं जो है कैसे कह सकता हूं किसको, आई वुड से एवरीबडी इज एक्सेप्टेबल। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब क्या खान साहब इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, खान साहब एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, देखिए मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि खान साहब एक्सेप्टेबल नहीं है। आई वुड से कि देखें, पॉलिटिकल पार्टीज जो है बैठ के आज एक दूसरे को स्पेस देंगे। आज ये हुकूमत में है, कल कोई और आएगा। स्पेस एक दूसरे को देना मेरा कहना है हर पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज बनता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी खुशाइन बात होगी। आज कोई है, कल कोई और है। फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं आ रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं आ रहा कोई? नहीं, देखिए कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज। ये गलत इल्जाम जो है शाह साहब पे लगा के मुझे बहुत अफसोस है। अब मुझे बुरा भला कहे, मुझे कोई गम नहीं है, मगर शाह साहब के ऊपर जिन्होंने कैद काटी है उनके ऊपर बोलना ये मेरे ख्याल से ज्यादती की बात है। ठीक है, पॉइंट आ गया। आपने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई इम्कान नहीं है। हुज़ैफा साहब, आपके ऊपर भी एक्यूजेशन है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा ही बदलना चाह रहे हैं। एक साल बाद 26वीं तरमीम के अब 27वीं की बारी आ चुकी है, पीपल्स पार्टी से आपने दरख्वास्त की है, तो ऐसा है कि अब सेंट्रलाइजेशन होगी, 18वीं तरमीम के रिवर्सल की तरफ चीज़ें जा रही हैं। NFC अवार्ड में आप सूबों के शेयर को कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इसको ज़रा क्लैरिफाई करें कि बेशक अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया, लेकिन ये जो डिबेट चल पड़ी है बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट है उसके बाद, ये फिर हम यही समझें कि फिर 18वीं तरमीम का रिवर्सल हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि मैंने जिस तरह हमेशा गुजारिश की है मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तवज्जुह से कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम ज़रूरी थी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ लकुनास जो थे वो उसकी फील्ड के अंदर आने के बाद जुडिशरी ने कुछ हाईलाइट किए, कुछ लीगल फर्टिनिटी ने किए, और ज़ाहिर है कुछ और लोगों ने भी किए। उसके बाद ज़रूरी हो गया था, जिस तरीके से 17वीं आईनी तरमीम के बाद 18वीं आई थी, तो 26 के बाद इसलिए 17वीं आ रही है, 27वीं आ रही है। लेकिन अगर आप मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र पूछेंगे तो जी बिल्कुल ये यस है। 18वीं यानी तरमीम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मरकजियत को ख़त्म किया है। अब आप एक छोटी सी बात देख लें कि मैं कल्चर एंड हेरिटेज का वजीर हूँ, तो कल्चर एंड हेरिटेज पूरी दुनिया में फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब ने इसको सूबाई सब्जेक्ट बना दिया। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें टूरिज्म की वजारत ही नहीं है, वो टूरिज्म आपने सूबों को दे दी। यानी वीज़ा मरकज से लेना होता है। ये छोटी छोटी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। यानी हेल्थ की अगर आप बात करें, सिर्फ यूनिसेफ, यूनेस्को और WHO जो TB और एड्स को कंट्रोल प्रोग्राम की आपको मद में ग्रांट दिया करता था, वो पंजाब के हेल्थ बजट से डबल हुआ करती थी, वो सारी खत्म हो गई। HEC का आपको याद है कि पूरे मुल्क में HEC यूनिवर्सिटीज को ग्रांट दिया करती थी अरबों रुपए की, वो HEC का इदारा खत्म हो गया। तो ये मेरा जाती नुक्ते नजर तो है, मरकज के पास कोई पैसे नहीं होते, NFC अवार्ड में सारी चीजें तकसीम हो जाती हैं, लेकिन हम इसके हामी भी हैं कि चीजें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन इस हवाले से हमारे जो इत्तेहादी हैं उनका नुक्ता नजर बड़ा अहम होगा, क्योंकि उन्हें वोट करना है। पीपल्स पार्टी तो चैंपियन करती है ना 18वीं तरमीम को, वो तो कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर करवाई हमने। अब उनसे ही अगर आप इस पे सपोर्ट मांगेंगे, आपको उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा पीपल्स पार्टी? देखिए, मैंने तो जैसे मुद्दल अंदाज में चीजें आपके सामने रखी हैं। मुमकिन है चेयरमैन बिलावल साहब कन्विंस हो कि उस वक्त रजा रब्बानी साहब की जो सोच थी वो बिल्कुल यही थी कि सूबे मजबूत हो, सूबाई खुद मुख्तारी हो, लेकिन उसकी फील्ड में आने के बाद कुछ लकुनाज रह जाते हैं। अगर 26वीं यानी तरमीम में रह गए तो 27वीं आ रही है, अगर 17वीं में रह गए तो 18वीं आई थी। तो अगर रजा रब्बानी साहब की कोई जो बेसिक उनका ड्राफ्ट था 18वीं यानी तरमीम का, उसमें कोई कमी कुताही रह गई है, उसको 27वीं यानी तरमीम में दुरुस्त कर लिया जाए और फिर पार्टी के दोस्त पे कन्विंस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी के कन्विंस हुए बगैर हम वो नंबर क्रॉस कर नहीं सकेंगे। और NFC अवार्ड हो या लोकल बॉडीज के हवाले से आइन के अंदर ये कंपल्शन हो कि इसको टाइम बाउंड किया जाए और आइन के अंदर ये लिख दिया जाए कि जनरल इलेक्शन की तरह
मकामी हुकूमतों के इंतखाबात जिसे लोकल बॉडीज कहते हैं ये भी जरूरी है। इन सब चीजों के लिए पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की ड्राफ्ट आएगा, इस पे बात हो जाएगी। का जो नुक्ता नजर है मैंने आपके सामने रख दिया जी। इस पे मुझे ये बता दें शॉर्टली, आप पीटीआई से फिर ओहदा छीन रहे हैं अपोजिशन लीडर का? नहीं दे, अभी ऐसी कोई तजवीज दे रहे और नहीं है। देखिए सियासत के अंदर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है। अगर तो पीपल्स पीटीआई ने हमारे साथ बैठकर असेंबली बिजनेस के दौरान बाकी चीजों में कंट्रीब्यूट किया तो लामहला हम भी चाहेंगे कि कोई नई कॉन्फ्रंटेशन ना हो। अगर बानी तहरीक इंसाफ ने ये किया कि मैं फाइनल कॉल दे रहा हूं, एहतजाज करूंगा, दोबारा इस्लामाबाद पर हमला आवर होते हैं, तो फिर सियासी कार्ड देना चाहिए कि हम अपोजिशन लीडर अपना ला सकते हुए तो अपना लेकर आएंगे। क्यों हम बिला वजह चीजें दें कि अगर वो चीज देने के बाद भी हमारी हुकूमत पर हमला आवर हो जाए, मरकज में आकर खून रेजी करें, 26 नवंबर की याद ताजा करें। अगर ये चीजें नहीं करते और ये कहते हैं नहीं हमने मेज पे बैठना है, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर का ओहदा इन्होंने किया तो हम इनको बिल्कुल देंगे। लेकिन अगर नहीं करते तो हम अपने कार्ड जो है वो ज़ाहिर हम जाहिर करेंगे अपने कार्ड। ठीक है हुमायूं साहब, इसको रिस्पॉन्ड कर दें। अपोजिशन लीडर का ओहदा जो आपने नॉमिनेट किए हैं शख्सियात, उन्हें नहीं मिलता तो फिर क्या मैस रेजिग्नेशन हो जाएगा, निकल आएंगे असम्बली से? और दूसरा, ये जो नई तरमीम भी अब आ रही है, पार्लियामान में आपकी स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, बजाय इसके कि पार्लिमानी पॉलिटिक्स होती। पीटीआई अब क्या सोच रही है कि करेगी क्या, ऑप्शंस क्या हैं? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत जो देखिए सियासत होती है ना, उसके दो चीज़ें होती हैं। एक, आप इलेक्ट हो जाते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं और उस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं। दूसरा, आप किसी वजह से पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, दैट डजंट मीन कि आप अपनी सियासत उस नुक्ते पे कर नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सियासत कर रही है वो आवाम के लिए कर रही है, पावर के लिए नहीं कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने 2 असेंबलीज को डिसॉल्व करके कहा मैं वापस अवाम के पास जाके उनसे मैंडेट लेना चाहता हूं। आगे चोरों से, आप डाकुओं से इंसान का वास्ता पड़ जाता है, जो किया होता है वो लुट जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम दोबारा उसके लिए करने को तैयार है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो अभी बिलावल भुट्टो के ट्वीट की वजह से जो डिबेट 27वीं तरमीम की है ना, और जिसको हुज़ैफा साहब थोड़ा सा डिफेंड करना चाह रहे, देखिए एक बात याद रखें, 17वीं तरमीम में कमी रह गई थी, 18वीं तरमीम आई है नहीं। 18th अमेंडमेंट का टोटल जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बाकी सबसे फर्क था। उसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर की तरफ गए थे और 58(2)B वगैरह को खत्म करके सारी चीजें सूबे में कर दिया। अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है? डेफिनेटली है, लेकिन अब उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जो 26वीं तरामीम आई है ये उनको एड्रेस नहीं कर रही। 26वीं तरामीम का कॉन्सेप्ट फर्क है। तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, सुन ले, 26वीं तरामीम में हमने बेसिकली क्या किया, स्टेप वन में हमने जुडिशरी का सत्यानाश किया, उससे सारी पावर्स ले ली, उससे इंडिपेंडेंस ले ली, उसके अंदर हमने चेंजेस लिया है कि अभी एग्जीक्यूटिव जो है ना उसके नंबर ज्यादा हैं, जो जुडिशियल वो जो कमेटी है जिसमें जजेस को हम अपॉइंट करते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है उसमें एग्जीक्यूटिव के नंबर ज्यादा हैं जुडिशरी से, तो वो जिसको चाहे उठा ले, जिसको चाहे गिरा दे, जिसको चाहे चेंज कर ले। और यही वजह है कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसमें 6 जजेस के पास कोई कोर्ट नहीं, कोई केस नहीं जा रहा, बाकी 3 बंदे वैसे ही काम नहीं कर रहे। हुमायूं साहब, आई हैव द लास्ट मिनट, मुझे ये बताएं, ये पास होती है, सेल थ्रू करती है, क्या करेंगे? एक मिनट आ जाए। इस 27वीं तरामीम जो आ रही है ये आहनी तरामीम है। अच्छा, अब इस आहनी तरामीम के अंदर ये आहनी कोड्स बनाना चाह रहे हैं, वो जो चीजें जो कमी रह गई तो उसको पूरी कर रहे हैं। और ये मेरी बात सुन लें, हर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने इन तरामीम का साथ दिया है वो अपनी आइंदा नस्लों के लिए इन तरामीम का साथ देने की वजह से हमेशा बदनाम रहेंगे। ठीक है, पॉइंट आ गया। एज पर इसमें जाता है, सही, एज पर यू इट विल बी अ डिजास्टर। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, महमूद मौलवी मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से ही जिस बहस का आगाज़ हुआ था वो 27वीं तरमीम के बारे में था। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि बहुत से लूप होल्स मौजूद हैं 26वीं तरमीम में जिसको 27th अमेंडमेंट आकर कवर करेगी, लेकिन इसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो एक कॉज जो पीपल्स पार्टी बताया करती थी 18वीं तरमीम के ज़रिए हुआ,
उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ की भी माजी में यह पोजीशन रही कि वफाक खासा कमज़ोर हो चुका है इख्तियारात के लिहाज से। इसीलिए अब हम बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्वीट है उसमें यह देख सकते हैं कि NFC अवार्ड पर भी बात होने जा रही है, तजावीज़ में वो भी शामिल होगा, आइनी अदालत का क़याम भी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या ये जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ रेटिफाई होगा या फिर एक मुश्किल खड़ी हो सकती है हुकूमत के लिए? इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का अहमद साहब। 27वीं तरमीम पर बिलावल साहब के ट्वीट के बाद अब बहस शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि हम जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का एक फार्मूला 18वीं तरमीम लेकर आती है उसके रिवर्सल पे बात करें, ये इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनका मामला हल होता दिखाई दे रहा है फिर आपको इसमें? और ऐसा क्या पिच कर सकती है गवर्नमेंट कि ये डिबेट तो एंड हो ना कि तैनाती किस तरह से होनी है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसका कुछ रहनुमाई 26वीं आईनी तरमीम के पहले मुसवदे से होती है। उस वक्त ये प्रपोज किया गया था कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को हुकूमत रीअपॉइंट कर सकेगी। वो फिर JUI के एतराज़ की वजह से उसमें एक्सटेंशन की बात सिर्फ रही, लेकिन उनको दोबारा 5 साल के लिए मुकर्रर करने की तजवीज़ उन्होंने वापस ले ली। मुझे लगता यह है अनफॉर्चुनेटली कि अब शायद वही चीज़ वापस आएगी कि उनको पूरे 5 साल के लिए शायद दोबारा अपॉइंट कर दें, तो फिर वो जो इत्तफाक राय की ज़रूरत है वो शायद वापस बाकी ना रहे। अब ये पूरा टेक्स्ट आएगा तो पता चलेगा कि उनका प्लान क्या है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पे तो उनका प्लान ये था। और आईनी अदालत के क़याम के हवाले से जो बात हो रही है, एक तो 26वीं तरमीम पर भी PTI को बहुत ग्रीवेंसेस थे कि इन्होंने तो अदलिया को टूथलेस कर दिया है। अब मज़ीद इसमें क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? जी, ये भी जो आईनी अदालत का मामला है ये भी अनफिनिश्ड एजेंडा है 26वीं आईनी तरमीम का। उसमें भी आपको याद होगा कि ओरिजिनली तो आईनी अदालत का क़याम ही मकसूद था, जो कि इन दोनों सियासी जमातों PMLN और PPP के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था उसमें तय हुआ था। लेकिन फिर वो उसमें भी JUI ने मुखालफत की, तो फिर कंप्रोमाइज सोल्यूशन था आईनी बेंच का। अब आईनी बेंच का मॉडल दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा फेमिलियर मॉडल नहीं है, जबकि आईनी अदालत का मॉडल बहुत सी जगहों पे है। तो मेरे ख्याल में वो आईनी अदालत की तरफ जाना चाहते हैं ताकि यह मौजूदा एक किस्म की ऑडिटी है ये आईनी बेंच, इसके मसले से जान छुड़ाई जाए और यूँ फिर उसके खिलाफ जो अदालतों में चैलेंज हुआ है वो भी फिर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। फिर चाहे नए सिरे से कुछ चीज़ शुरू हो तो हो, लेकिन कम अज़ कम ये बहस तो ख़त्म हो जाएगी फिल वक्त। और ये खान साहब ने भी आकर इस पर आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने भी ये कहा कि सदारती निज़ाम बेहतर होता है। आपको लगता है कि अब ये एक्नॉलेज किया है गवर्नमेंट ने कि जो सेंटर है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, कोई वफाकी हुकूमत लेना नहीं चाहता, हर किसी को पंजाब चाहिए, तो अब आकर ये जो बात हो रही है NFC अवार्ड के कानून में तब्दीलियाँ, तो ये रेवेन्यू वाइज सेंटर को मजबूत करने का आर्ग्यूमेंट हो रहा है? मेरा ख्याल ये है कि जिस वक्त 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड मंजूर हुआ और फिर उसके बाद 18वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, उस वक्त प्रोजेक्शन ये थी कि हमारे रेवेन्यूज़ जिस निस्बत से बढ़ने थे वो अगर बढ़ते रहते तो फिर शायद ये इस वक्त जो तब्दील करने की ज़रूरत पेश आ रही है वो ना होती। लेकिन चूँकि हमारे रेवेन्यू सुकड़ गए, हमारे माशी हालात वैसे नहीं रहे, और दूसरी तरफ वफाकी सतह पे जो दिफाई अखराजात है उनकी ज़रूरत अर्जेंटली पेश आ रही है। हमारी जो सरहदों पे सूरत हाल है, खा वो मशरक़ी सरहद हो या मगरबी सरहद हो, तो उसके नतीजे में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो फिर सूबों को देने के बाद जो बाकी बच जाते हैं वो फिर हम कर नहीं पाते हैं। हालांकि हम बहुत सा कर्ज भी लेते हैं, तो कर्ज भी अब चूँकि कम दस्तयाब होता है तो वो नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में अब वो उससे पीछे हटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के पास इख्तियार रहे कि अगर उसके वसाइल इतने हों तो सूबों का हिस्सा बढ़ा दे, और अगर वसाइल ज़्यादा ना हो तो फिर सूबों का हिस्सा या तो वही रहे जो है या उसे काम भी किया जा सके। तो ये बहुत सी हुकूमतें बार बार ये कहती रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट को इसके बारे में ख़ास तौर पे बहुत एतराज़ रहा है। मतलब फेडरल ओवर रीच जो है वो बढ़ने जा रही है,
NFC अवार्ड में। लास्ट क्वेश्चन, 18वीं तरमीम को पीपल्स पार्टी बड़ा ऑन करती रही है। इनफैक्ट उनका इलेक्शन स्लोगन भी ये रह चुका है कि हमने सूबों को मजबूत किया है और पावर जो है उसको डिवॉल्व किया है निचली सतह तक। अब आकर पीपल्स पार्टी के लिए भी एक मुश्किल डिसीजन होगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको ये लगता है कि 18वीं तरमीम का किसी हद तक अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा 27वीं तरमीम के बाद? जो चीज़ें प्रपोज की गई हैं वो मैं नहीं समझता कि उसका वो मेजर शेयर है 18th अमेंडमेंट का। उसमें तो बहुत सी चीज़ें बड़ी तफसील के साथ सूबों के हवाले कर दी गई थी। उसमें से एक दो चीज़ें अगर वापस आ जाएंगी तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में तब्दीली नहीं होगी। लेकिन मैं हैरान एक बात पे कहना चाहता हूँ आपके वसातत से कि एक चीज़ जिसका पंजाब असम्बली ने भी मुतालबा किया, उससे पहले MQM ये तजवीज़ दे चुकी, पिलडाट ने भी ये तजवीज़ दी थी कि आईनी तरमीम के ज़रिए लोकल गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, उनको पावरफुल बनाया जाए। वो इस तजवीज़ में कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे अफसोस होगा कि अगर 27वीं आईनी तरमीम हो और ये पार्ट उसके अंदर शामिल ना हो। बिल्कुल, मुकामी हुकूमतों के बगैर तो डेमोक्रेसी सिर्फ जो है वो सुपरफिशियली रहती है, सतही रहती है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।